जो खास करके उन आउटसोर्स कर्मियों के लिए है, संविदा कर्मियों के लिए है, जो लोग लगातार यूपी में आउटसोर्स एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं और अपने मानदेय की वृद्धि के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या इस बार जो नई नियमावली बनने वाली है और उसको क्रियान्वित करने की बात हो रही है, उस नियमावली के आधार पर उनकी सैलरी या उसको कहा जाए मानदेय इस बार कितना होने वाला है। किसका मानदेय 40,000 होगा, किसका 25,000 होगा, किसका 18,000 होगा, किसका 20,000 होगा, ये सारी बातें आज की वीडियो में क्लियर होने वाली है। इस नाते इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो किया था उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका डिटेल वीडियो लाइए, विस्तार से बताइए कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो आउटसोर्स एम्प्लॉइयों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़े हुए हों, चाहे वो आशा कर्मी हो, गांव का चौकीदार हो, पंचायत मित्र हो, या पशु मित्र हो, या आंगनबाड़ी हो, सफाई मित्र हो, या किसी भी सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कोई स्टाफ नर्स हो, कोई टेक्निकल हैंड हो, सबके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है और इसको अंतिम तक देखें और समझें कि आपके विभाग में आपसे जुड़ी हुई क्या अपडेट है और क्या अपडेट होने वाली है। पूरी विस्तार से हम लोग जानकारी लेंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। 40,000 रुपये तक मानदेय देने की बात कही गई है, तो किस लेवल पर पहुंचने पे 40,000 को मानदेय मिलेगा, या किस लेवल पर शुरुआती दौर में ही 40,000 मानदेय मिलना शुरू होगा, ये दोनों बातें आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पर निगम की ऐसी होगी संरचना, आउटसोर्स एम्प्लॉय को चयनित करने के लिए निगम बनाया गया है, या इस निगम को आउटसोर्स एम्प्लॉय की संख्या बढ़ती जा रही है, एक बड़ी संख्या हो चुकी है पूरे यूपी में, तो इसको मैनेज करने के लिए निगम की स्थापना की जा रही है। और निगम कितने प्रकार से बटा हुआ है, सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके डायरेक्टर्स भी बनाए गए हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश लेवल को एक साथ देखेंगे। फिर इसकी सलाहकार समिति भी बनाई गई है कि इस निगम में आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए, उनके सुख के लिए, उनके सुविधाओं के लिए क्या क्या समिति में निर्णय लिया गया है और कौन सा निर्णय उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा, कौन से निर्णय से उनको ज़्यादा परेशानी आने वाली है, किस तरह से उनको कार्य वितरण किया जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये सब सलाहकार समिति देखेगी। और निगम के मुख्यालय भी बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ऑफिस होगा उसी से पूरा यूपी संचालित होगा ना, इसके मुख्यालय भी जगह जगह डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जा रहे हैं और इस मुख्यालयों से आपका काम और आपका सारा प्रशासनिक काम होगा। इसके अलावा शासन निदेशालय आदि की निगरानी भी समिति है कि क्या यह निगम अकेला हो जाए बैंक की तरह कि अपना अलग नियम लगाए, अपना नियम थोपे, शोषण करे, लोगों का परेशान करे इसमें ज्वाइन किए हुए आउटसोर्स एम्प्लॉइयों को। तो इसकी देख रेख के लिए शासन और निदेशालय आदि की निगरानी समिति रहेगी कि भाई सरकार ने आज निगम बना के दे दिया, आप चलाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का किसी स्तर पर शोषण हो। उसकी देखरेख के लिए, उसकी रोकथाम के लिए एक अलग से सरकारी समिति रहेगी जो सभी पर अपनी नज़र रखेगी। इसके अलावा मंडल स्तर की निगरानी समिति भी बन रही है, जिले स्तर की निगरानी समिति तो है, इसके अलावा मंडल स्तर पर भी रहेगा। अगर मान लीजिए जिले स्तर पर कोई बात डील कर लिया जाता है पैसों के खेल से या किसी भी प्रकार से संबंधों की वजह से, तो उससे ऊपर का भी एक निगरानी समिति रहेगा, मंडल समिति। जिला स्तर की निगरानी समिति भी है, स्थानीय स्तर की भी निगरानी समिति रहेगी। स्थानीय स्तर की निगरानी समिति कभी तहसील के आसपास होगा या ब्लॉक के आसपास होगा, क्योंकि जो भी सरकारी विभाग हैं तहसील या ब्लॉक से क्रियान्वित होते हैं छोटे लेवल पर, तो तहसील और ब्लॉक पर भी इनकी निगरानी समितियां रखी जाएंगी ताकि सरकारी और ये निगम अर्ध सरकारी या समझिए एक तरह से मानदेय वाली जो निगम है, इन दोनों का कम्युनिकेशन आसानी से हो सके पास होने की वजह से। तो इतने प्रकार की संरचना में यूपी का ये निगम काम करेगा, यूपी कास्ट निगम। और सैलरी की बात करें तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना तो आप गूगल में सर्च करेंगे सरकारी वर्दी, जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी उसमें जाकर के इस पर एक आर्टिकल है पूरी जानकारी का, उसको आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, और वहाँ से आप पूरा का पूरा आज का अखबार भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने डाउनलोड करके पढ़ा। इसके अलावा आप देखें जो निगम है वो पहली श्रेणी उसकी इस तरह से होगी, 8 सेवाओं पर 40,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस निगम में कई श्रेणियाँ बनाई गई हैं। जो सबसे ऊंची और सबसे सीनियर श्रेणी है वो नंबर 1 की श्रेणी है, और इस श्रेणी में जिन लोगों की
भर्ती होगी, जिन लोगों का चयन होगा, उनको 40,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा। उनको 40,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा। श्रेणी 1 में यानी 40,000 रुपये पाने वाले कौन से पद हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर है। इसमें क्या डॉक्टर हैं, एई हैं, एसडीओ हैं, लेक्चरर हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं। इन पदों पर, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है येलो कलर से, अगर आप इन पदों पर भर्ती होते हैं या आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करने जाते हैं तो आपको 40,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलेगा। इसकी योग्यता की बात करें, चिकित्सक के लिए एमबीबीएस, सहायक अभियंता और एसडीओ के लिए बीटेक, लेक्चरर के लिए परास्नातक डिग्री, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित व भौतिकी में परास्नातक या ऑपरेशनल रिसर्च, अकाउंट ऑफिसर के लिए एमकॉम व 5 साल का अनुभव, या सीए असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक अनिवार्य है। तो ये 40,000 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर काम करने वालों लोगों के लिए पद है, संबंधित योग्यता था। अब हम बात करेंगे अगले श्रेणी की। अगली श्रेणी हमारी है 25,000 रुपये प्रतिमाह। सीधे 40,000 से घट के 35 होता, 30 होता तो ठीक लगता। 40,000 से अचानक 15,000 कम होकर सीधे 25,000 रुपये प्रतिमाह पे आ गया आपका श्रेणी नंबर 2। श्रेणी नंबर 2 में जूनियर इंजीनियर। क्या कोई जेई 25,000 में काम करेगा? 25,000 तो उसके ऊपर की कमाई हो जाती होगी। तो 25,000 रुपये प्रतिमाह में जेई साहब को अब काम करना होगा, अगर वो आउटसोर्स संविदा कर्मी के रूप में काम करना चाहते हैं तो। खैर ये लालच तो बनी रहेगी कि वर्तमान में या भविष्य में कभी परमानेंट हो जाए, कभी कोई छूट मिल जाए, परीक्षा में कोई परसेंटेज छूट मिल जाए तो उसका लाभ मिल सकता है। इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर, जेई साहब, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल हैं। शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक हो या परास्नातक हो, पीएड हो, एलएलबी हो, डिप्लोमा, इस तरह की डिग्री अनिवार्य है। अब डिप्लोमा करके, पॉलिटेक्निक करके कोई अगर चाहे 25,000 में जेई का काम करना तो कर सकता है। भविष्य में उसका फायदा मिल सकता है कि सरकार कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी भर्ती लाए कि जो लोग संविदा कर्मी के रूप में या आउटसोर्स कर्मी के रूप में हमारे वहाँ निगम के थ्रू भर्ती होकर विभाग में 3 साल का काम किए हैं, 3 साल बाद अगर वे किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं अपने ही विभाग से जुड़ा हुआ, तो उसमें उनको 5%, 10% का डिस्काउंट या छूट मिलेगा, ऐसा समझिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और काम करेंगे। बेरोजगार रहने से बढ़िया तो कुछ तो मिलेगा, काम करने का तजुर्बा होगा। ट्रेनिंग नहीं मिल, सरकार अपने खर्चे पर ट्रेनिंग नहीं करा करके निगम से ट्रेनिंग करा लेगी। ऐसे समझिए कि ट्रेंड बंदा डायरेक्ट सरकार हायर करेगी। तो आने वाले समय में इसका फायदा लोगों को मिलेगा। जो लोग आउटसोर्स में काम करेंगे उनको फायदा मिलेगा तब जब वे परमानेंट होने वाले रहेंगे तब। अब हमारा श्रेणी नंबर 3 आ गया। श्रेणी नंबर 3 में 22,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का प्राविधान रखा गया है, जिसमें इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिंग टेलीफोन ऑपरेटर और स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता में स्नातक, इंटरमीडिएट, कंप्यूटर का प्रमाण पत्र पद के अनुसार है। मतलब इतने प्रकार के पदों पर अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला संविदा कर्मी नहीं, आउटसोर्स एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो उन्हें 22,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा। यह एक सम्मानजनक मानदेय कहा भी जा सकता है, नहीं भी। जिसके पास किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं आ रहा उसके लिए 22,000 का मानदेय कम नहीं। आज शिक्षा में तो 10,000, 12,000 के मानदेय पर हैं। अगर उन्हें ये 22,000 मिलना लगे तो उनकी लिए खुशी का ठिकाना न रहने वाली बात हो जाएगी। तो उसी तरीके से जिनके पास कुछ भी नहीं आ रहा उनके पास कुछ तो आने लगेगा, और भविष्य में जब कोई परमानेंट वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म भरेंगे और हो सकता है गवर्नमेंट ऐसे लोगों को छूट दे जो पहले से आउटसोर्स एम्प्लॉय के रूप में यूपी में काम कर रहे हैं। खैर ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में नहीं कहा गया है, मैं इसको अपने मन से और अपनी तरफ से एक भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूँ। ईश्वर करे कि मेरी भविष्यवाणी सही जाए और जो आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं उनको उसका लाभ मिले। इसके अलावा श्रेणी नंबर 4, 8वीं 10वीं पास को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का प्राविधान है। अब तक 8,000, 10,000, 12,000 था, लेकिन अब सीधे 20,000 हो गया, डबल के फायदे में चले गए। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं 10वीं पास है। इसमें कार्यालय सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची राजमिस्त्री, पेंट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर,
और फायरमैन, लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। तो ये जो चतुर्थ श्रेणी वाले पद हैं, इन पदों पर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय का प्राविधान है। तो आज की वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कट बताया। जिन लोगों को नहीं पता था पता चल गया, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा बेहतर, और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप हर एक अपडेट से अपडेट होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।